नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर महामंथन के लिए बीजेपी ने बुलाई बड़ी बैठक। सभी सीएम और डिप्टी सीएम को बुलाया गया। मोदी, नड्डा, राजनाथ और शाह समेत कई बड़े नेता भी होंगे इस मंथन में शामिल। यूपी की राजनीति में जबरदस्त हलचल तेज, हो सकता है बड़ा बदलाव। एक्शन में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार कर रहे बैठकें। योगी के स्पेशल 30 में दोनों डिप्टी सीएम हुए आउट। अभी जेल में ही रहेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित। 29 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को जमकर फटकारा। राज्यपाल पर टिप्पणी को लेकर लगाई डांट। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को गवर्नर पर अपमानजनक टिप्पणी से रोका। तौकीर रजा का प्रस्तावित धर्म परिवर्तन और सामूहिक निकाह कार्यक्रम हुआ स्थगित। बढ़ते बवाल और जबरदस्त विरोध के बीच बैकफुट पर आए तौकीर रजा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बीजेपी में महामंथन की। लोकसभा चुनाव में अपने तय लक्ष्य से पीछे रहने के बाद बीजेपी बड़े मंथन की तैयारी में है। बीजेपी ने इसी महीने के अंत में अपने नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को इस बैठक के लिए बुलाया गया है। इस मंथन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के फीडबैक पर चर्चा होगी। साथ ही कई राज्यों में भी जल्द ही चुनाव होने हैं, जिस पर भी मंथन किया जाएगा। इस बैठक में खुद पीएम मोदी शामिल होने जा रहे हैं, तो ये महामंथन कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से और अपनी जीत से जरूर कुछ न कुछ सीखती है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे बन तो गई, लेकिन लोग निराश हैं। निराश इसलिए है क्योंकि सीटें कम हुई है। 60 के आसपास जो सीटें कम आई है, उसके कारणों को ढूंढना और गलतियों को सुधारना, ये भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन कैसे हो रहा है? हर राज्य स्तर में आपने देखा, बहुत ही चर्चा हो रही है यूपी की, जहां बैठक हुई, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां जहां हारे हैं, जहां जहां जीत हुई है, वो हर जगह से फीडबैक आ रहा है। और इन सारी चीज़ों को आप ये समझिए कि 1-1.5 महीने के अंतराल में आपने पूरा फीडबैक ले लिया और फाइनली जो टॉप लीडरशिप है वो उसके ऊपर गहन चिंतन करने वाले हैं। 2-3 सवाल हैं। क्या रिपोर्ट है, क्या अंदर से सर्वे बताया जा रहा है, क्या कारण बताए जा रहे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कोई भी सरकार जो होती है, उसके खिलाफ कई सारे मुद्दे होते हैं। महंगाई का होता है, बेरोजगारी का होता है, जो पॉलिसीज आप बनाते हैं उसके कार्यान्वयन का होता है। ये सारी समस्याएं हर बार, हर समय, हर जगह होती है। लेकिन आप हारने के सही कारणों को अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि जब आप उंगली उधर दिखाते हैं, एक तीन आपकी तरफ होती है। भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम बड़े मुद्दे जो मीडिया में आ रहा है कि भाई महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, झूठ की, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन आपके कार्यकर्ता जो उदास, निराश, हताश बैठे हुए थे, एक सवाल का जवाब मिल जाए कि जिन उम्मीदवारों को रिसोर्सेस पहुंचाए गए, रिसोर्सेस दिया गया कि इस तरीके से चुनाव होगा, कार्यकर्ताओं तक वो रिसोर्स पहुंचा या नहीं पहुंचा? सारे सवाल का जवाब बस एक इस सवाल से जो है वो निकल आएगा।
जी, अब बात करते हैं यूपी की राजनीति की, जहां जबरदस्त हलचल तेज है और सीएम योगी आदित्यनाथ फॉर्म में आ गए हैं। सीएम योगी इन दिनों लगातार बैठकें कर रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इस वजह से उन्होंने पूरी कमान अब अपने हाथों में ले ली है। तो दूसरी तरफ संगठन और सरकार के बीच टकराव का संकेत यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दे दिया था, जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पर इन सब के बीच आज राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक टीम भी बना दी है। और बड़ी बात यह है कि उस टीम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को कोई भी जगह नहीं मिली है। क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति? भैया, आपने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य और पाठक जी को बुलाया नहीं गया, दोनों डिप्टी सीएम हैं, मतलब पत्ता कट गया। अब आप जो प्रयोजन पे चले हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए अगला उपचुनाव, ये 10 सीटें जीतना, वो आन और मान का और सम्मान की बात है। ये तो जीतना पड़ेगा ही। इसमें आपके पास इन 10 सीटों में से मात्र 3 सीटें हैं, लेकिन यह आंकड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। और इतना बड़ा संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, और आपके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है आपकी लिस्ट में नहीं है, स्पेशल 30 बनाया गया, उस 30 में आप नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ ने कमान अपने हाथ में ले लिया है। वो कहाँ है? मीटिंग के बजाय वो दिल्ली में दर-दर ठोकरे खा रहे हैं, अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वो जिस तरह का उनका रोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता कहते हैं कि बड़ा ही संदिग्ध रोल रहा। ये जो सीटें घटी है, जिसमें ओबीसी के कुछ वर्ग से वोट नहीं मिला है, उसके पीछे बताया जा रहा है कि कुछ फॉल प्ले हुआ है। आप ओबीसी लीडर हैं, जाति के नाम पे ही आपको जो है इतना बढ़ाया जाता है, डिप्टी सीएम बनाया गया हारने के बावजूद, और फिर भी आप अगर वोट नहीं ला पाते हैं तो कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी लेनी होगी। तो ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, ये कह रहे हैं कि भाई सरकार की वजह से हार गए, ब्यूरोक्रेसी की वजह से हार गए, तो चलेगा नहीं। और जैसे ही कमान संभाला गया, देखिए कैसे अध्यक्ष जी ने कहा है कि जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तो अभी इस्तीफे का दौर चलेगा, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और कुछ लोग ये जो मुगालते में रह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, कुर्सी चली जाएगी, अरविंद केजरीवाल ने कहा है, उनको फिर चेहरे पे तमाचा लगा है। योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं जा रहे। जो लोग हराने का काम किए हैं, उनका बोरिया बिस्तर बंद किया जाएगा। जी, अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें आज कोई राहत नहीं मिली है। वो फिलहाल जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जमानत पर अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी। केजरीवाल की जमानत को लेकर सीबीआई और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच में कोर्ट में तीखी बहस हुई है। सिंघवी ने केजरीवाल को मिले 3 रिलीज ऑर्डर का जिक्र किया, इमरान खान से भी तुलना कर दी। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए। तो वहीं सीबीआई ने भी जोरदार दलीलें दी। घंटों सुनवाई के बाद आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी तो बार बार कहते रहे कि आज ही फैसला दे दीजिए, भले देर रात तक दीजिए, लेकिन आज फैसला क्यों सुरक्षित रखा गया? सुरक्षित इसलिए रखा गया कि जो आप डिस्कस कर रहे थे, जिन चीजों को लेकर के आप आगे जा रहे थे कि हमें 3 जगह से राहत मिल गई है, ये तो इमरान खान की तरह जो है ट्रायल चल रहा है, ये जो है एक तरीके से बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, कि किसी भी तरीके से केजरीवाल को बाहर नहीं आने दिया जाए। इस तरह के आर्गुमेंट्स दिए गए, टेक्निकल पॉइंट्स उठाए गए। लेकिन जब सीबीआई की तरफ से बात रखी गई, उन्होंने कहा कि भाई अब केस तो आप देख लीजिए, इसके बगैर तो कुछ हुआ नहीं है। ये व्यक्ति न कोऑपरेट कर रहा है, न कुछ कह रहा है, सब कुछ इसके आदेश से हुआ, सब कुछ इसके नाक के नीचे हुआ, और कोई सवाल जवाब करते तो कुछ बताता ही नहीं है। ये तो एक तो मसला ये है। दूसरी चीज ये है कि ये ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी को भी, ये तो मुख्यमंत्री है।
लेकिन ये जो मामला टला वो एक मास्टर स्ट्रोक से टला। वो ये कि सीबीआई के वकील ने कहा कि भाई दो मसले हैं। एक मसला कि सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया वो इलीगल है, और दूसरा कि इनको बेल दिया जाए या ना दिया जाए। तो ये कहा गया कि अगर बेल के ऊपर कुछ सुनवाई होगी तो ये तो निरर्थक हो जाएगा। बेल मिले इसके पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कोर्ट को कि गिरफ्तारी लीगल है। अगर गिरफ्तारी इलीगल है तब तो बेल लेने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सीबीआई की तरफ से कहा गया कि आज मैं बस इस पे ही बात करूंगा कि गिरफ्तारी कैसे लीगल है, तो जज साहिबा ने कहा कि भाई ठीक है। अभिषेक मनु सिंह भी बहुत मामले को घुमाते रहे, लेकिन जज साहिबा ने कहा कि भाई ऐसा है कि पहले यह तय कर लेते हैं कि ये लीगल है या इलीगल है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका फैसला हम, अब तो इसकी सुनवाई हो गई, इसका फैसला मैं रिजर्व रख रही हूं और 29 तारीख को बेल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जज साहिबा ने दो संकेत दे दिए। पहली चीज ये कि गिरफ्तारी लीगल है, तभी तो वो कह रही है कि भाई बेल जो है सुनवाई 29 तारीख को होगी। अब 29 तारीख को सुनवाई फिर शुरू होगी बेल को लेकर के। बेल के लिए 3 कंडीशन जो जरूरी है वो सीबीआई बता देगी कि भाई ये तीनों चीज जो पैरामीटर्स है उस पे केजरीवाल खरे नहीं उतरते हैं तो इनके बेल के ऊपर भी सवाल खड़ा होगा। जी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आज कोई राहत नहीं मिली, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाईकोर्ट ने जमकर फटकारा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और 3 अन्य को 14 अगस्त तक राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान नहीं देने को कहा है। ममता बनर्जी, विधायक सायंतिका बनर्जी और रेयान हुसैन सरकार के अलावा ये आदेश तृणमूल नेता कुणाल घोष पर भी लागू होता है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि अब मामले में सुनवाई 14 अगस्त को की जाएगी। तो वहीं अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो ममता बनर्जी को सही राह दिखाए। क्या इस फैसले के बावजूद भी ममता बनर्जी शांत रहेंगी? देखिए, पहले आप ये समझिए कि राजनीति किस तरीके से दूषित हो चुकी है। जो हिंदुस्तान का जो राजनीतिक वातावरण है, जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो राजनीतिक संस्कृति है, ये कितना दूषित हो गया है। गवर्नर, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। आप इसका भी ख्याल नहीं रख सकते। गाली गलौज की भाषा उनके लिए इस्तेमाल होगा, मजाक उड़ाया जाएगा। ये लोग तो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला करने लग गए। भाई राजनीति ठीक है, आपकी बीजेपी से लड़ाई, बीजेपी से लड़िए। गवर्नर से शिकायत है, उसका सही तरीका है, सही तरीके से आप उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, भाषा सभ्य हो सकती है। आप उनके ऊपर झूठे झूठे केस लगा देते हैं। मोलेस्टेशन का केस लग जाता है, इसका लग जाता है, उसके ऊपर बयानबाजी शुरू हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें हो रही थी, तो कोई भी रैशनल व्यक्ति यही कहेगा कि भाई ममता बनर्जी और उसके चेले चपाटी जितने हैं वो कीप योर माउथ शट। आप संवैधानिक संस्थाओं के साथ इस तरह का मजाक नहीं कर सकते। यू आर नॉट एट द लिबर्टी ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो ये जज साहब का फैसला आया है, ये एक उसको कह सकते हैं कि एक बाधक की तरह इस्तेमाल होगा। लेकिन आपने जो पूछा कि ममता बनर्जी मानेगी, भाई उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं, उनको कोई देश से लेना देना नहीं, उनको सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी और अपना वोट बैंक, बस उसी की चिंता है। अदरवाइज कोई बंगाल के बारे में चिंतित होता या होती, कोई सरकार बंगाल को आगे ले जाना चाहती, तो
तो बंगाल की हालत आज ये नहीं होती 15 साल के रूल के बाद। जी, अब बात आज की पांचवी और आखिरी खबर की। हिंदू युवक युवतियों का धर्म परिवर्तन और निकाह कराने का दावा करने वाले यूपी में बरेली के मौलाना तौकीर रजा बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने 21 जुलाई को 5 हिंदू जोड़ों का निकाह और धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान किया था, जिसके बाद से लगातार विरोध हो रहा था। हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर आए थे। हिंदू महासभा ने कहा था कि अगर मौलाना हिंदू युवक और युवतियों का धर्म परिवर्तन करेंगे तो ऐसे में हम भी मुस्लिम लड़के और लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तौकीर रजा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन भी काफी ज्यादा हुए। डीएम रविंद्र कुमार को ज्ञापन भी सौंपा गया। दूसरी ओर शासन ने स्थानीय अधिकारियों से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भी मांगी। गहमा गहमी के बीच एसएसपी अनुराग आर्या ने बयान जारी किया कि जिले का माहौल खराब करने का प्रयास हुआ तो सख्ती से निपटेंगे। खुफिया टीमें भी जांच में जुटी रही। बढ़ते बवाल को देख आयोजक बैकफुट पर आए और कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बैकफुट पर तो आ गए हैं तौकीर रजा, लेकिन माफी भी तो मांगनी चाहिए। तो निकल गई हेकड़ी इनकी। बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि सड़क पर निकल आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए ये लोग फ्रॉड लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं कल भी कहा था कि ये आदमी जो है ये राजनीतिक ज्यादा है। ये कांग्रेसी और सेकुलर पार्टियों की चमचागिरी करते लगता घूमता रहता है। नेतागिरी का शौक है। कोई मौलाना थोड़ी ही है, कोई मौलाना नहीं है। कोई धार्मिक गुरु हो तो बात अलग है। राजनीति में आपने पैर रख दिया, मामला खत्म, आप राजनेता हैं। अब ये कर रहे थे तमाशा। क्या भी जुम्मा जुम्मा कुछ महीना बीता नहीं है कि समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें आ गई तो कैसे इन लोगों का फंड बाहर आ रहा है वो साफ साफ देख रहा है देश। अब कुछ बातें बरेली से हम लोग के कान तक आई है। पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये धर्म परिवर्तन वाकई में करवा रहा था, क्योंकि हमारी जानकारी कुछ और आ रही है। हमारी जानकारी ये आ रही है कि ये जो युवक है जिनको हिंदू बता करके मुसलमान में कन्वर्ट किया जा रहा है, दरअसल ये सब बांग्लादेशी सब है। बांग्लादेशी सब हैं ये लोग। ये देश इस तरह के डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है इसका खामियाजा आगे आने वाले जनरेशन्स को भुगतना पड़ेगा। अभी जितने दलाल सेकुलर किस्म के लोग हैं जिनकी वजह से देश धर्मशाला बन गया है, लोग थूकेंगे इस जनरेशन के ऊपर 50 साल बाद, 100 साल बाद। वो कहेंगे कि ये लोग कैसे निर्लज्ज नीच किस्म के लोग थे। इस जनरेशन के लोग जो अपनी गंदी राजनीति के लिए इस देश को धर्मशाला बना दिया, डेमोग्राफी चेंज करवा दी। क्योंकि ये जो खबर आ रही है वो ये कि ये जो बांग्लादेशी अब जो आ रहे हैं मुस्लिम बंगाली, उनका नाम हिंदू रख करके उनको आधार कार्ड वगैरह दिया जा रहा है। अब बात समझिए, कोई बाहर का आएगा वो कहेगा कि भाई हम बांग्लादेश से आए हैं, वो कहेगा कि भाई मैं मुसलमान हूं, उसको बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। बांग्लादेशी घुसपैठ ये वो आता ही है, कहता है कि भाई हमारा जो है हम तो हिंदू हैं। तो हिंदू है तो सरकार बोलती है भाई ठीक है हिंदू है कोई बात नहीं, दे दो। तो उसको आधार कार्ड भी बन जाता है, इलेक्शन कार्ड भी बन जाता है। ये होते हैं मुसलमान। अब उसके बाद इस तरह के मौलवी नौटंकी करते कि 20 को इकट्ठा कर लिया, कहो चलो भाई ठीक वापस। अरे भाई वो मुसलमान ही था, नाम बदल लिया था, वो यहां का कार्ड लेने के लिए उसने धर्म परिवर्तन किया था, फिर वापस मुसलमान बन रहा है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस तरह की खबर आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इन जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।